मेरे दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय के साथ और फिर शाम को भी चाहिए होती है एक कप चाय। हम हिंदुस्तानियों के लिए चाय सिर्फ चाय ना रहकर एनर्जी बूस्टर का काम करती है ना? अब चाय है तो उसके साथ उसका परफेक्ट पार्टनर भी होना चाहिए, राइट? तो आज मैं आपकी चाय का परफेक्ट पार्टनर ले आई हूँ, बेकरी स्टाइल खारी बिस्किट और मेरी फेवरेट मसाला चाय जो बहुत टेस्टी भी है और मुझे बीमारियों से भी बचाने में हेल्प करेगी। हिंदुस्तान में खारी बिस्किट आया ईरान से पारसी कम्युनिटी के साथ और फिर ईरानी कैफेज में मिलने वाला ये खारी बिस्किट इतना पॉपुलर हो गया कि आपको आज हर चाय की टपरी पे मिल जाता है। खारी बिस्किट्स एक पफ पेस्ट्री बिस्किट्स होते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक योर आलू पैटीज, लेकिन बिना किसी स्टफिंग के, और ये काफ़ी फ्लेकी और काफ़ी क्रिस्प होते हैं। ट्रेडिशनली खारी बिस्किट्स जो है ना वो अवन में बेक किए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवन नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इन्हें कढ़ाई में कैसे बना सकते हैं ना, आपको बाद में चल के ये भी दिखाऊंगी। फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? अब खारी बिस्किट बनाने के लिए हमें केवल 3 चीजें चाहिए। देखिए, एक तो है ये मैदा और दूसरा है ये बटर और तीसरा है नमक। और इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप पराठे बनाते हैं ना, बस समझ लीजिए वैसे ही पराठे बनाने हैं, वैसे ही इसकी लेयरिंग करनी है। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ले रही हूं यहां पर 2 कप मैदा, यानी कि 250 ग्राम मैदा। अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून मक्खन। अब मक्खन को इसके अंदर रब नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप मिला लीजिए और फिर इसके बाद पानी डाल करके डो बना लीजिए। आपका डो बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए जैसे कि हम रोटी का डो गूंथते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही डो बना लीजिए। बस ध्यान इस बात का रखेंगे कि इस डो को हम नीड बहुत अच्छे से कर लेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए। अब ये देखिए, हो गया तैयार हमारा एक स्मूथ सा डो। ऐसा सॉफ्ट सा डो होना चाहिए ये। अब कम से कम 20 मिनट के लिए इस डो को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये डो थोड़ा सा फूल जाए। अब डो तो हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब अगला काम हमको ये करना है कि हम इस डो को ना फिर से 1 मिनट के लिए नीड कर लेंगे, यानी गूंद लेंगे ताकि ये डो जो है वो थोड़ा सा फिर से और सॉफ्ट हो जाए। अब डो रेस्ट कर चुका है ना, तो अब इसे हम रोल आउट कर लेंगे एक बड़े से पराठे की जगह। हाँ, जैसे आप पराठे के लिए इसे छोटी छोटी लोई में तोड़ लेते हैं, इसे हम लोई में नहीं तोड़ेंगे। समझ लीजिए बहुत बड़ा सा पराठा बनाएंगे, लेकिन इस पराठे को गोल बनाने की जगह हम रोल आउट करेंगे स्क्वायर शेप में, ताकि वो जो स्क्वायर शेप का पराठा बनता है ना, कुछ कुछ वैसा पराठा बने। अब क्या करेंगे, जैसे पराठे पे लगाते हैं घी, वैसे ही हम इस पे लगाएंगे मक्खन। आप चाहें तो इस मक्खन की जगह ऑफ कोर्स देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें नमक ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, आप इस मक्खन की जगह देसी घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर तब इस्तेमाल कीजिएगा। और चाहे तो वनस्पति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन पूरे पराठे पे मक्खन नहीं फैलाने जा रही। मैं क्या करूँगी, अपने पराठे को 3 भाग में इस तरह से बांट लूँगी। ये देखिए कुछ ऐसे, 1 2 3। तो मक्खन लिया है मैंने यहाँ पर थोड़ा नरम, इसको हल्का सा पहले मैं इस तरह से बीट कर लेती हूँ ताकि इसको स्प्रेड करना मेरे लिए आसान हो जाए। अब इस मक्खन को मैं 2 भाग में डिवाइड कर दे रही हूँ, एक इधर और एक ये इधर, केवल 2 भाग में, ठीक है। अब एक भाग जो है इसका आधा मैं स्प्रेड कर दूंगी 1 और 2 लेयर पर, ऐसे। बस ध्यान हमें इस बात का देना है कि कहीं भी मक्खन लगने से रह ना जाए, क्योंकि जहां मक्खन नहीं लगा ना, वहीं पर ये परतें जो हैं आपस में चिपकने लग जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ये तीसरा पार्ट जो था जिसपे हमने मक्खन नहीं लगाया था, इसको पहले फोल्ड करेंगे और ये जो कोने हैं ना, इनको पूरा स्ट्रेच करके
यहाँ तक कवर कर देंगे। अब जो बिना मक्खन वाला पार्ट था उसके ऊपर तो मक्खन लग गया है ना। अब इसी तरीके से जब हम इस पार्ट को यहाँ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी मक्खन नहीं है, लेकिन यहाँ मक्खन होने की वजह से ये जो परतें आपस में चिपकेंगी नहीं। अब फिर से एक बार इसको वैसे ही 3 भागों में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1, 2 और 3। और फिर से एक बार ये 2 भाग पे मैं लगा दूंगी ये बचा हुआ मक्खन। फिर ध्यान रखेंगे कि कहीं भी मक्खन लगने से रह ना जाए, यानी कि पूरा का पूरा ये जो 2 पार्ट्स हैं ये मक्खन से कवर हो जाएं। वंस अगेन ये बिना मक्खन वाली साइड को हम पहले फोल्ड करेंगे और अब ये मक्खन वाली साइड को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। बस बढ़िया। अब हमारे पराठे के डो में आ गई 9 लेयर्स। 3 और 3 को जब हमने फोल्ड किया तो 3 3 3 हो गई 9। और इसको या तो आप किसी गीले कपड़े में या फिर ऐसे क्लिंग रैप में रैप करके रखिएगा ताकि ये सूखे नहीं। अब इसे फ्रिज के अंदर हम रख देंगे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो मक्खन है थोड़ा टाइट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और जब आप इसे फिर से बेलेंगे ना तो मक्खन जो है वो लेयर्स के बीच में से बहेगा नहीं, यानी कि एक से दूसरी लेयर जो है वो मिलेगी नहीं, मक्खन क्योंकि हार्ड बना रहेगा। अब ये देखिए 20 मिनट के बाद हमारा डो अच्छे से चिल कर चुका है। डो चिल हो गया है तो इसके अंदर का मक्खन भी चिल हो गया होगा। तो फिर से इसे एक बार खोल लेते हैं और वंस अगेन पहले नीचे थोड़ा सा हम मैदा छिड़क लेंगे। अब हल्के हाथ से पहले आप इसे स्प्रेड कीजिए और फिर इसे बेलन से बेल करके एक और स्क्वायर की तरह से हम बना लेंगे जैसे हमने पहला पराठा बेला था। मैंने कहा था ना आपसे कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, बस पराठे की लेयर्स के बीच में जब मक्खन लगाते हैं तो उसे रेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है, दैट्स ऑल। अब इसे पलट लीजिए, फिर से रोल आउट कर लीजिए और अब इसमें जितना ये सूखा मैदा लगा हुआ है ना इसको आप झाड़ दीजिए, हटा दीजिए। वंस अगेन हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे जैसे पहले किया था, 1 और ये 2। तो 1, 2 और 3। फिर से एक बार पहले 2 पार्ट्स पे हम बटर लगा देंगे। वंस अगेन कीप इन माइंड कि कहीं भी कोई भी स्पॉट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जहां मक्खन ना पहुंचे। अब वंस अगेन ये जो तीसरा पार्ट है जिसमें मक्खन नहीं लगा हुआ, इसे पहले हम अंदर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ये कॉर्नर्स को स्ट्रेच कर देंगे। अब ये तीसरे पार्ट को भी इस अनबटर्ड पार्ट के ऊपर हम फोल्ड कर देंगे। स्ट्रेच आउट द कॉर्नर्स, हल्का सा इसे हाथ से यूं प्रेस कर दीजिए। वंस अगेन इसको हम ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3। और 2 पार्ट्स पे हम फिर से मक्खन लगा लेंगे। पूरी एजेस पे हर जगह ध्यान से मक्खन जरूर पहुंच जाए। Once again the unbuttered side comes in first और इसके ऊपर ये बटर्ड साइड को फिर से फोल्ड कर देंगे। इसे हल्का सा प्रेस कर लीजिए, फ्लैटन आउट कर लीजिए और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको स्ट्रेच कर दीजिए। फिर से इसे एक बार क्लिंग रैप में हम कर लेंगे रैप और रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे 20 मिनट के लिए। अब ये डो अच्छे से फिर से चिल हो चुका है। वंस अगेन हम क्या करेंगे, पहले नीचे छिड़केंगे थोड़ा सा मैदा और इस पे अपना डो निकाल लेंगे। अब हमारे डो में सोचिए कितनी परतें आ चुकी हैं। देखिए पहले आई थी 9 परतें और 9 परतों को फिर से जब हमने 9 बार पलटा तो 9 गुना 9 81, यानी कि 81 लेयर्स हमने क्रिएट कर ली हैं अपनी पफ पेस्ट्री में। आप क्या करेंगे, इसको पहले तो अपने बेलन से थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि ये जो बटर है ना जब हम इसे रोल आउट करें तो ये हर तरफ फैले नहीं, ये बीच में कंटेन्ड रहना चाहिए, ठीक है। अब इसे हम रोल आउट करना शुरू करते हैं। हम इसे बेल लेंगे टू अ थिकनेस ऑफ ½ इंच, आधी इंच की मोटाई का इसे हमें बेल लेना है। इसे घुमाते जाइए और हर तरफ से रोल आउट करते जाइए। मैंने इसे आधी इंच की थिकनेस में एक बड़े से पराठे की तरह से रोल आउट कर लिया है। अब अगर आपके पास एक पिज्जा कटर हो तो पिज्जा कटर की सहायता से, नहीं तो किसी भी तेज चाकू की सहायता से हम इसकी एजेस को कट कर लेंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पफ पेस्ट्री की जो शीट्स हैं ना, इनकी लेयर्स अच्छे से खुल जाएं।
अब इन्हें फेंकेगा नहीं, इनको भी रोल करके आप पफ रोल्स बना सकते हैं। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कितनी सारी लेयर्स आ गई। ये देख रहे हैं आप, कितनी बढ़िया लेयर्स हो गई। अब जैसे जैसे ये पकेगा ना, ये सारी लेयर्स खुलती चली जाएंगी। अब इसी पफ पेस्ट्री शीट से बनती हैं आपकी आलू पैटीज भी। बस इसे 4 बड़े हिस्सों में काटिएगा, बीच में आलू की स्टफिंग रखिएगा और इसे तिकोना मोड़ दीजिएगा। वैसे बन जाएंगी आपकी आलू पैटीज, लेकिन क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं इसकी खारी, तो हम इसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट करके फिर इसके छोटे पीसेस कट कर लेंगे। अब अपनी बेकिंग ट्रे निकालिए और ये खारी के पीसेस को इस पे लगा दीजिए। लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे कि हर पीस के बीच में हम कम से कम 2 इंच का डिफरेंस जरूर रखेंगे, ताकि इसे फूलने की अच्छे से जगह मिल जाए। तो अब इन खारी बिस्किट्स को मैं बेक कर लूंगी अपने प्री हीटेड ओवन में एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 15 मिनट। 15 मिनट में ये बढ़िया से फूल जाने चाहिए। अब बनाते हैं इसके साथ एक मसाला चाय जो स्वाद के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाए। इसके लिए हमें चाहिए होगा अदरक, इलायची, तुलसी, अश्वगंधा, मुलेठी, ना, इसमें से कुछ भी नहीं। मुझे चाहिए बस केवल मेरी रेड लेबल नेचुरल केयर चाय, क्योंकि इसमें है ये 5 इंग्रेडिएंट्स जो क्लिनिकली प्रूवन है टू बिल्ड आवर इम्यूनिटी। आयुर्वेद के अनुसार अदरक कफ एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है, इलायची डाइजेशन में हेल्प करती है, तुलसी हेल्प्स टू बिल्ड बॉडी रेजिस्टेंस, मुलेठी सोर थ्रोट को सूद करती है और अश्वगंधा तो स्ट्रेस फाइट करने में हमारी मदद करती है। All these ingredients combine to brew a cup of good health। और रेड लेबल नेचुरल केयर के साथ मेरी चाय बन जाती है कितनी कन्वीनियंटली। अब याद रखिएगा, इम्यूनिटी बिल्ड्स ओवर टाइम और रेगुलर कंजम्पशन हेल्प्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी। इसीलिए रेड लेबल नेचुरल केयर चाय को आदत बना लीजिए, रोज पिया करो, कम बीमार पड़ोगे। ये कुछ पीसेस मैंने बचा लिए हैं ताकि इन्हें मैं कढ़ाई में बेक करके आपको दिखा सकूं। आपसे कहा था ना कि कढ़ाई में बेक करना भी आपको सिखाऊंगी। अब लेते हैं एक बड़ी सी कढ़ाई जिसमें हो एक ढक्कन। आप ये काम प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर की ढक्कन की सीटी नहीं लगाएंगे। कढ़ाई में बिछा लेंगे नीचे नमक और इसे ढक करके वैसे ही प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे जैसे हमने अपने अवन को किया है। अब लेते हैं एक बड़ी सी थाली और इस थाली में ये पफ पेस्ट्री के जो हमने टुकड़े काटे हैं ये रख लेते हैं। ये जो बचे हुए साइड्स थे इनको भी मैंने गोल लपेट करके इनके भी पफ्स बना लिए हैं, ये भी इसमें रख देंगे। जब आपका नमक भी हो जाएगा ना अच्छे से गरम, तब इस थाली को रख देंगे हम अपनी कढ़ाई के अंदर और इमीडिएटली इसको फिर से हम कवर कर देंगे। अब इसे भी पका लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब ये कढ़ाई में पके हुई खारी और अवन में बेक हो रही खारी का क्या फर्क होगा? फर्क ये आएगा कि जहां अवन में उसको एक स्टैंडर्ड 200 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा तो उसकी पफ ज़्यादा अच्छी फूलेगी। और दूसरी बात, क्योंकि अवन में ऊपर से भी हीट उसे अच्छी मिल रही होगी ना, तो ब्राउनिंग हमारी पफ पेस्ट्री की बहुत अच्छी आएगी। यानी खारी में जो एक अच्छा सा गोल्डन कलर आता है ना, वो आएगा। इसमें वो गोल्डन कलर नहीं आएगा, लेकिन यकीन मानिए क्रिस्पनेस और टेस्ट बिल्कुल वैसा आएगा। अब आप भी मेरी बेकरी स्टाइल खारी बिस्किट और ये रेड लेबल नेचुरल केयर चाय को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा दोनों आपको कैसे लगे। टू बाय दिस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।